हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल एसेट फॉर यू पे। आज फिर से हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है सौरभ सर के साथ। सौरभ सर ने नोएडा को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा, लास्ट पॉडकास्ट में हम लोग बहुत अच्छे प्यार दिया है। तो एक ऐसा टॉपिक जनरली जो डिस्कशन नहीं करते हैं लोग, नोएडा के बारे में। शायद बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और मेरे दिमाग में भी एक सवाल आता है कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। तो उसके बारे में जानते हैं सौरभ सर के कि कैसे स्टार्ट हुआ, नोएडा है क्या। बहुत सारा कंपैरिजन चलता है, नोएडा, मुंबई, गुड़गांव। एक सौरभ भैया और हैं, वो फूफा जी के बारे में बताते हैं गुड़गांव के, ठीक है ना। तो हम सौरभ भैया से आज बात करते हैं, फूफा जी के बारे में बात नहीं करते। फूफा जी का एक सवाल है कि नोएडा है क्या, उसका आंसर करते हैं। सर बताओ, नोएडा है क्या। सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। नीतीश भाई, आज ना बड़ा संयोग है कि आज ही के दिन ना हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। और अच्छा। इमरजेंसी का नोएडा से बहुत बड़ा संबंध है। अच्छा। इमरजेंसी के दरमियान ही ऐसा कहा जाता है ऑफ रिकॉर्ड कि संजय गांधी जी के प्रयास से यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लाया गया, जिसके तहत नोएडा का जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। ओके। तो नोएडा के बारे में बेसिकली क्या है, ये ओखला का एक्सटेंशन था जी। आपको सबको पता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा कोई नाम ना होके एक एक्सटेंडेड नाम है जिसको छोटा किया गया नोएडा के नाम से। जी। और पर्टिकुलर कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है कि ये लाखों एकड़ में फैला है या एक जिले बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोएडा एक बहुत छोटा सा एरिया है। टोटल जो लैंड है वो 50,000 एकड़ लैंड है, बस सिर्फ मात्र 50,000 एकड़ लैंड है। और अगर आप कानपुर के क्षेत्रफल की बात करें, मतलब क्षेत्रफल मतलब टोटल एरिया की बात करें, या हरदोई की बात करें, लखनऊ की बात करें, ये सारे एरिया जो है 5500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, कोई 5700 स्क्वायर किलोमीटर, ये पर्टिकुलर एरिया इतना के बैठता है। और अब जैसे दिल्ली का भी कंपेरिजन करें तो दिल्ली भी बहुत छोटा सा एरिया है जी। तो एरिया जो है ना वो रियल एस्टेट को पुश कर रहा है। तो दिल्ली का जो कुछ लोग 1418 स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं, कुछ 1398 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कहते हैं, तो बहुत छोटा एरिया है। मतलब कानपुर का अगर देखा जाए तो 1/4 ही एरिया बैठेगा दिल्ली का। ओके। इतना बड़ा एरिया भी नहीं है दिल्ली का या लखनऊ का। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो बहुत बड़े एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन इतनी तेजी से आ रही है, या ये वर्टिकली दिल्ली ना जाके हॉरिजेंटली गई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तेजी आई है। नोएडा के साथ भी क्या है कि नोएडा एक पर्टिकुलर, अगर आप क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो मात्र 50,000 किलोमीटर का एरिया है। इसको भी अगर आप नोएडा आते होंगे या नोएडा में आप रहते होंगे नितेश भाई, NH24 पकड़िए और एक्सप्रेसवे पकड़िए, 27 किलोमीटर नोएडा के नोएडा एक्सप्रेसवे, सेक्टर 62 का NH24, जहाँ पे ये गोल चक्कर है, जहाँ पे एक्सपो सेंटर है, वहां से आप सीधे चले आइए तो स्ट्रेच कितनी आती है, 13 से 14 किलोमीटर की। जी। बस ये 13 से 14 किलोमीटर का एरिया, और उसको बढ़ाते चले जाइए, नोएडा इतना ही है। 20 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का एरिया के में ही ये 13-14 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है वो उसमें ही आती है। इधर से खड़ी करिए आप यमुना, उधर से आप लेके आइए हिंडन, बीच का एरिया उधर NH24, इधर आपका नोएडा गेट एक्सप्रेसवे, नोएडा सुनो नोएडा खत्म। तो पर्टिकुलर जो नोएडा बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इनिशियली जब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट आया था तो यहाँ पे ये था कि 70 या 80% एरिया जो है वो डेडिकेटेड रहेगा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए। अच्छा जी। मुझे लगता है आज उल्टा हो चुका है। आज अब उल्टा हो चुका है। आज मुझे लगता है 30% ही शायद इंडस्ट्रियल या IT के सेक्टर्स रह गए हैं, 70% प्लस एरिया डेडिकेटेड हो चुका है जी। तो पर्टिकुलरली ये चीज है। अब वो इतने छोटे से एरिया में, 50,000 एकड़ के एरिया में डेवलपमेंट कितना है, पैसा कितना अथॉरिटी जनरेट कर रही है, ये बड़े मायने रखते हैं। एक नोएडा जैसे छोटे से एरिया के लिए अगर इसका कंपेरिजन आप किसी भी जिले की तहसील से भी करेंगे तो वो तहसील भी आपको बड़ी लगेगी। वो तहसील से भी छोटा एरिया है नोएडा। नाम बड़े हैं लेकिन एरिया वाइज दर्जन छोटे हैं। और रेवेन्यू वाइज तो नोएडा को इतना ज्यादा गवर्नमेंट ने पैसा इसमें पंप किया हुआ है, या इतना ज्यादा यहाँ से पैसा जनरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से नोएडा आपको दिख रहा है। और दूसरा एक क्या है कि नोएडा की दिल्ली से लगा हुआ था, एक एक्सटेंशन इमरजेंसी के टाइम पे उस टाइम की लीडरशिप को लगा होगा, या ये लगा होगा कि कोई विरोध नहीं करेगा, एक्विजिशन कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 लेके आए और यहाँ पे इस लैंड को एक्सटेंशन के तौर पे ओखला के उसको जो है यहाँ डेवलपमेंट करने का प्रयास किया उन्होंने जी। तो ये चीज जो है हमारे व्यूअर्स को निश्चित तौर पे पता होगी। थोड़ा जो चीजें मैं ऐड कर सकता था वो मैंने ऐड करने की कोशिश करी। अब इस छोटे से एरिया में 50,000 एकड़ का लगभग एरिया है। मैं फिर कहता हूँ किसी जिले के तहसील से भी एक छोटा सा एरिया है ये,
इस छोटे से एरिया में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीजें हैं। एक तरफ आप अगर हम ऐसे बेसिकली लें तो ये जो लाइन है, यहाँ पे NH24, यहाँ पे नोएडा गठौड़ा एक्सप्रेसवे, फिर यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे, और फिर एक और एलिवेटेड रोड बन रही है, हाईवे बन रहा है, जो कि आपका लगभग कालिंदी कुंज से कवर करके सीधा यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेगा। हम जहाँ बैठे हुए उससे मुश्किल से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, मैक्सिमम 2 किलोमीटर, अदरवाइज से कम ही होगा। अब इतना ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे तो कोई भी एरिया उठेगा ना। तो रोड्स दिया अथॉरिटी ने, तमाम चीजें और भी देने का प्रयास कर रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नोएडा में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के चांसेस हैं। जो अभी एग्जिस्टिंग है उससे भी बहुत ज्यादा चीजें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे इतना जो पैसा अथॉरिटी कमा रही है, ठीक है ना, तो क्या सारा पैसा नोएडा में ही पप हो रहा है या कहीं बाहर पूरे यूपी में जा रहा है? जो बोलते हैं प्रॉफिटेबल है बिल्कुल नोएडा, तो पूरे यूपी में पैसा जा रहा होगा यहाँ से? पूरा तो नहीं जा रहा, लेकिन नोएडा कुछ अपने प्रॉफिट्स को गवर्नमेंट को भी देती है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट को भी, लखनऊ को भी कुछ पैसा जाता है। लखनऊ क्योंकि जहाँ लोग सब इतना शासन है लखनऊ से चलता है, तो वहाँ से पैसा पंप होके जा। दूसरी बात, जो भी अगर आप नोएडा ने बेसिकली क्या किया, नोएडा अथॉरिटी की बात हम करें या गवर्नमेंट ने क्या किया कि नोएडा को एक रिकरिंग इनकम के तौर पे जो है डेवलप कर दिया। ओके। अब जैसे कि जब आप रजिस्ट्री कराते हैं यहाँ पे नोएडा में, तो दूसरी जगह क्या होता है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आप जाते हैं तो सब लीज डीड लिख के आता है। उसको शॉर्ट फॉर्म में SLD कहते हैं। ओके। यानी कि आप सब लीज डीड, लीज पे प्रॉपर्टी है उसको आप सब लीज में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। नॉर्म्स चलते हैं वही जो स्टैम्प ड्यूटी के नॉर्म्स होते हैं, या जो है वो नॉर्म्स आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो सब लीज डीड कराते हैं आपको, और हर बार जब रजिस्ट्री आप कराते हैं तो एक TM की कॉस्ट, ट्रांसफर मोरेंडम की कॉस्ट जो है आप अथॉरिटीज को देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्टैम्प ड्यूटी तो जो है वो चली गई स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन जो ट्रांसफर मोरेंडम है जिसे हम TM कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो अथॉरिटी जो है रिकरिंग कॉस्ट पे लेती रहती है। तो जितनी बार भी प्रॉपर्टी रिसीव होगी तो गवर्नमेंट को तो हर जगह रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी रेवेन्यू मिलता ही मिलता है, वो यहाँ भी मिलता है। इसके अलावा TM अथॉरिटी और कमाती रहेगी। हाँ, TM अथॉरिटी कमाती रहेगी। कुछ पार्ट भी होता है स्टैम्प ड्यूटी का भी पार्ट, कुछ और पर्टिकुलर अथॉरिटी। सच तो यही है कि ये बहुत बड़ा इशू है, ये बिल्डरों के लिए भी मजे हैं। NOC बिल्डर भी देता है, बिल्डर भी आपका क्या कहते हैं TM चार्ज लेते रहते हैं, अथॉरिटी लेती रहती है। दूसरा एक चीज हमें और भी देखना है, फ्री होल्ड और इसमें अगर हम लीज होल्ड की बात करें तो फ्री होल्ड लीज होल्ड में एक बेसिक पैटर्न होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं कानपुर के रहने वाला हूँ, आप मान लीजिए किसी और जिले के रहने वाले हैं, तो जैसे मैंने देखा हुआ है कानपुर में DM ऑफिस भी बना हुआ है। DM ऑफिस के साथ में कलेक्ट्रेट कह लीजिए, कलेक्ट्रेट बना हुआ है, आसपास और भी अथॉरिटीज के या एजेंसीज के ऑफिसेज हैं। लेकिन उसके पास में आपको ना बहुत सारे ऐसे लैंड मिल जाएंगे जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है जी। लगभग हर जिले की आपको यही कहानी मिलेगी, या गड्ढा है उसमें पानी भर रहा है, या वो बहुत सारा एकड़ों में ऐसा लैंड है जो बिल्कुल खाली पड़ा है और वो तमाम तरह की एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, जंगल वहां पे खड़े हो गए, पेड़ पौधे जंगली हो गए हैं, वो चीजें आपको वहां पे दिखाई देंगी। अब क्योंकि फ्री होल्ड है तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि भाई साहब आप जो है इसमें 2 कमरे बनाइए, या आप इसको लिविंग जो है स्टेटस पे लेके आइए, या इसको आप चीजों को ठीक से मेंटेन करें, नहीं तो हम आपका लैंड जो है वापस ले लेंगे, या आपका लैंड हम कैंसिल कर देंगे। ये क्योंकि फ्री होल्ड है, इसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं है। आप 1 साल ना बनवाएं या आप 100 साल ना बनवाएं, आपको कोई भी अथॉरिटी कह नहीं सकती है। तो इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे जिलों में, बहुत सारी जगहों पे प्राइम एरियाज जो है वो डेवलप नहीं होके वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लोकेशन को डेंट देते हैं। जैसे एक मॉल बना हुआ है, उसके बगल में किसी की 2 एकड़ की लैंड पड़ी है, उसमें जंगल हो रखा है, उसमें लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, उसमें पानी जो बरसात का या किसी और प्रकार का पानी जो वहां पे जमा हो रहा है। इस वजह से जो पर्टिकुलर वो लोकेशन है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती है, डेवलप नहीं हो पाती है। लेकिन हम लीज होल्ड पे आते हैं। लीज होल्ड पे जैसे ही आप प्रॉपर्टी अथॉरिटी से लेते हैं, आप भले प्राइमरी सेलर हो, सेकेंडरी सेलर हो, या कितने बार के भी सेलर हो, लेकिन जो अथॉरिटी जो स्टार्टिंग में जो प्राइमरी सेलर को देती है, बायलॉज देती है, रूल्स रेगुलेशन देती है, वो अंतिम जो है बायर पे भी अप्लीकेबल होता है। उसमें लिखा होता है कि बकायदा कि आप 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में या 2 सालों में आप इतनी डेवलपमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। आप नहीं करेंगे तो ये पेनाल्टीज हैं, और एक्सट्रीम में आपका लैंड भी जो है हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप नोएडा में देखेंगे तो नोएडा में आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर 1000 प्लॉट है तो 2 या 3 प्लॉट हो सकता है आपको बिल्कुल खाली मिले। उनके हो सकता है ओनर का पता नहीं हो, या किसी ना किसी लिटिगेशन में, या किसी न किसी कारण से वो शायद ना बना पा रहे हो। लेकिन आपको 98-99% घर ऐसे मिलेंगे
जो कम से कम कंप्लीशन पे होंगे, भले उसमें कोई ना रहना हो, बिल्कुल 2 कमरे, 1 कमरा, या जैसा जिसका एरिया है, लैंड एरिया है, जैसा जिस अनुपात में वो बना सकते हैं, उस जिस रेशियो में बना सकते हैं, उस रेशियो में वो बना के देंगे ही देंगे, या आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज लैंड जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए लीज, आप नोएडा 1976 का है, कानपुर सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन कानपुर में आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी, दिल्ली में आपको मिल जाएगी, बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे जो प्राइम लोकेशन है बगल में, जो है लक्ष्मी नगर, बहुत सारी ऐसी जगह है, बिल्कुल। लेकिन नोएडा में आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी। या तो आपको साफ सुथरी मिलेंगी, या आपको वहां पे डेवलपमेंट कुछ ना कुछ हुआ आपको मिलेगा। इसलिए नोएडा में जो बसावट हुई वो कंपैरेटिवली बहुत तेजी से हुई। अगर हम 1976 वाले दौर, आपातकाल वाले दौर को, इमरजेंसी वाले दौर को छोड़ दें, तो जहां से मैंने नोएडा को देखना स्टार्ट किया है 2010 से है, 2010 से और अब तक नोएडा की पॉपुलेशन में मुझे लगता है नाना करते हुए 8 से 10 गुना की बढ़ोतरी हुई होगी। जो एक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, जो मुझे लगता है, क्योंकि 2010 के बाद ही यहाँ पे मैक्सिमम जो है प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, लोगों ने आना स्टार्ट किया, बड़ी बड़ी कंपनीज भी आना स्टार्ट हुई, और जो लाइफलाइन है नोएडा की, नोएडा एक्सप्रेसवे, ये फुल फ्लेज जो स्टार्ट हुआ था वो 2010, 12, 13 के बाद ही जब लोगों ने रहना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे लोगों ने जो है आना जाना एक्सप्रेसवे से स्टार्ट किया। साथ में एक्चुअली एक बात और लगती है, जो ने बताया वो इसी कारण से है कि इंफ्रा यहाँ पे पहले ही डेवलप है। भाई हम कहीं भी चले जाएं, रोड बनी हुई मिलती है आपको सेक्टर्स में, हर जगह पे। इवन रोड की रिपेयरिंग का काम भी दिखता है, सब पैसा बहुत है इस कारण से। टूटी फूटी रोड है वो बन जाती है बहुत जल्दी। वो ऐसा नहीं है कि रोड टूटी हुई है, पड़ी हुई है, वहाँ पे देख ही नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति नहीं है। पोल लाइट की बात करो, लगे हुए हैं, पोल लाइट प्रॉपर जल रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं नोएडा में। अभी एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे अंडरपास छोटे छोटे थे, बड़े बड़े करने का काम चल रहा है फिर से। मतलब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी साथ साथ में किया जा रहा है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात क्या है ना, कि एरिया छोटा है, फंडिंग बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, पैसा आप रिटेन तो कर नहीं सकते, पैसा आपको लगाना ही लगाना है, तो वो लगता जा रहा है, इसलिए वो चीजें चमकती हुई चली जा रही है, चमक दमक दिख रही है। भाई अगर आप एक सेक्टर की बात करें, एक सेक्टर में मान लीजिए 2000 के आसपास अपार्टमेंट्स हैं, या वो है प्लॉट्स हैं, उस 2000 में से 5% भी अगर सेल हो रहे हैं ईयरली, 100 के आसपास सेल हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर का आपका, उस पर्टिकुलर लोकेशन का आपको कितना स्टैम्प मिल रहा है, कितना टीएम मिल रहा है, तो उसको उसी रेशियो में आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन में लगाना है। तो अच्छा, वहां से पैसा आया उसी पर्टिकुलर लोकेशन में कुछ पैसा लगाना होता है। ओके, तो इस कारण से हर जगह डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अब इसमें देखिए, आप समझिएगा इस बात को, जैसे एक बिल्डर है, एक बिल्डर ने 5 एकड़ की लैंड ली अथॉरिटी से, अब तो बिडिंग के द्वारा हो रहा है, पहले बिडिंग ना होके चीजें वैसे मैनेज हो जाती थी। तो अब बिडिंग में मान लीजिए एक 5 एकड़ की लैंड है, एग्जांपल के तौर पे वो 200 CR में अथॉरिटी ने जो है बेची किसी को, हम इसको एक रफ फिगर लेके चल रहा है जी, ठीक है। तो 200 CR में जब बेची किसी को, तो 200 CR का एक पर्टिकुलर स्टैम्प ड्यूटी लिया उसने। फिर अब उसके बाद में बिल्डर ने बनाना स्टार्ट किया, फिर फ्लैट्स बनाए, और वो जो 200 करोड़ रुपए की जो लैंड थी, वो एक्चुअल में जाके हो गई 1200 करोड़ रुपए की फ्लैट्स बनाने के बाद में। उस 1200 करोड़ का भी स्टैम्प जो है वो गरीब, तो उसमें क्या है, वो वर्थ जो है ऐड कर रहा है बिल्डर। बिल्कुल। तो रेवेन्यूज को वो क्या कर रहा है, वो 200 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज को एक बार पे किया, फिर उसको 200 करोड़ के रेवेन्यूज को उसने 1200 बनाया, 1200 में फिर जो है आपने लिया तो आपने पे किया, जिसने भी लिया उसने स्टैम्प ड्यूटी पे करी। फिर उस 1200 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज पे आपके, अगर उसमें हम मान के चले कि 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, और लगभग 200 फ्लैट या 300 फ्लैट मान लीजिए निकल के आया, 300 फ्लैट ले लेते हैं, तो 300 फ्लैट में अगेन अगर साथ में 30 फ्लैट बिक रहे हैं, तो फिर वो रेवेन्यूज और एड ऑन होता। तो ये ना खत्म होने वाला प्रोसेस जो है अथॉरिटीज ने या गवर्नमेंट ने बना दिया, जो कि कभी नहीं खत्म होगा जब तक कि कोई ऐसा फर्दर कोई रूल एंड रेगुलेशन या कोई एक्ट लेके गवर्नमेंट नहीं आती है इसको खत्म करने के लिए। तो क्या चांसेस हैं नोएडा को फ्री होल्ड में कन्वर्ट होने के? देखिए, मुझे लगता है फ्री होल्ड तो इनको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, चाहे वो 10 साल बाद करें या 20 साल के बाद करें। अगर फ्री होल्ड नहीं करेंगे तो यहाँ पे ना बहुत सारी समस्याएं आने वाली है जी। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर आप मान लीजिए 5 करोड़ रुपए का जो है फ्लैट ले रहे हैं, तो जो आपके यहाँ पे जो लोग मदद करने वाले हैं, ड्राइवर हो गए या घर में जो मदद करते हैं लोग, वो हो गए, तो वो बेसिक वो कहाँ रहेंगे? वो उनके लिए तो आपने कुछ ऐसे स्कीम, ईडब्ल्यूएस स्कीम या LIG नोएडा लॉन्च में कितना समय हो गया? बिल्कुल, कोई लॉन्च नहीं है। आप कुछ ईडब्ल्यूएस फ्लैट तो बनते नहीं हैं, तो फ्लैट तो लॉन्च हो नहीं रहे हैं, है ना। तो फिर जो बेसिकली क्या, उनको आपने मजबूर कर दिया कि वो किसी जाके स्लम में रहे। आपने क्या किया, बिडिंग के तौर पे तो फ्लैट्स लॉन्च कर दिए, है ना। आपको किसी ने 1 दिया और किसी ने 1 रुपए 20 पैसे दिया, तो आपने 1 रुपए 20 पैसे का अपनी जमीन दे दी। आपसे कोई मतलब नहीं कि
ड्राइवर कहाँ रहेंगे, ओला चलाने वाले कहाँ रहेंगे, ठेली वाले भाई लोग भैया लोग कहाँ रहेंगे, जो साफ सफाई करते हैं वो कहाँ रहेंगे, उनसे आपको कोई मतलब नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका पूरा जीवन ही जो है इन सब कामों में बीतता है। तो आज नहीं तो कल आपको फ्री होल्ड करना पड़ेगा। इनके लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्थाएं या तो ये खुद मैनेज करेंगे गाँव में या गाँव की जमीनों में जहाँ पे चीजें बन सकें। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि सपोज आपका 500 गज का आपने वो ले लिया, प्लॉट ले लिया, तो अब उसके ऊपर अगर आप 4 या 5 मंजिल का घर बनाते हैं तो आप उसको फ्लोर वाइज बेच सकते हैं फ्री होल्ड में, यहाँ नहीं बेच सकते। आप उस टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। मुझे नहीं लगता अथॉरिटी उसके लिए तैयार होगी, अथॉरिटी का इतना अच्छा प्लानिंग रही होगी या इतने अच्छे माइंडसेट से लोग चल रहे होंगे, अथॉरिटी जो गवर्न करते होंगे, कि अगर आप एक प्लॉट पे 5 घर बनाते हैं तो क्या उनकी सीवेज को निकलने के लिए आपने इतने बड़े पाइप डाल रखे हैं, या जो वाटर सप्लाई है वो तो 5 गुनी या 4 गुनी मांगेंगे वो लोग, है ना। आप समरसेबल तो लगा नहीं सकते, तो 4 या 5 जो वाटर सप्लाई है उसके लिए क्या पाइप्स एडिक्वेट हैं या इनफ है? मुझे क्या लगता है दूसरा एक महत्वपूर्ण, इसके अलावा भी आपके पास रोड्स क्या उतनी है कैपेबिलिटी की? भाई आप अभी भी अगर आप देखेंगे तो नोएडा एक्सप्रेसवे एग्जॉस्ट हो चुका है ना। आप अगर पीक टाइम में जाएं तो आप जाम में फंसेंगे, और नॉन पीक टाइम में जाएंगे तो आप 60, 70 या 80 किलोमीटर, 80 भी बहुत ज्यादा बता, उससे ऊपर की स्पीड आप नहीं चला पाएंगे जी। आप 10 बजे से लेकर इनफैक्ट 8:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आपकी स्पीड 60-70 किलोमीटर से ऊपर नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो उसका आप एक चीजें लेके आ रहे हैं कि आप पीछे जो है एलिवेटेड जो है एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो वो चीज आप लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या उस कैपेबिलिटी में हम रोड्स बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा ये कि हम लोग ना बेसिकली हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो प्रोएक्टिव नहीं होती है, वो रिएक्टिव होती है कि जब आग लगेगी तब हम देखेंगे कि आग क्यों लगी है। जी। जब जाम लगेगा तभी देखा जाएगा कि जाम क्यों लग रहा है और कैसा लग रहा है। तब तक क्या होगा, करोड़ों लीटर डीजल, करोड़ों जो वर्किंग आवर्स होते हैं लोगों के, जिसे जो है वो चीजें खत्म हो चुकी होंगी, पॉल्यूशन एक्सीडेंट सब कुछ हो चुका होगा, जीवन आधा जो है आदमी का खत्म हो चुका होगा। उसके बाद फिर ये लोग जाना रही है तो कभी रह गई है, तो ये नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि लोग क्या होता है अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो नोएडा का तो मैं फ्यूचर देखता हूँ, यहाँ से अगर देखा जाए तो सारी चीजों को देखते हुए कि नोएडा का फ्यूचर मुझे लगता है 20 से 25 साल तक बहुत अच्छा फ्यूचर है। उसके बाद लोग थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है एक्सटेंड करें। और अब दूसरा क्या है ना, एक चीज आपको और देखेंगे रितेश भाई, व्यक्ति आज के टाइम पे जैसे हमारे पापा थे तो और जो उनके पिताजी वो सब लोग थे, ये एक घर में ना 2-3 पीढ़ी रह रही थी जी। बाबा भी रहते थे, उनके पिताजी भी रहे, हमारे पिताजी भी रहे, जो हमने सुना या देखा। अब एक घर में एक पीढ़ी नहीं रहती है, एक घर में कुछ साल रहा जाता है, 20 साल 25 साल। तो अब जो एक घर में एक फ्लैट में 20 से 25 साल या 30 साल से ज्यादा कोई रह नहीं रहा। बिल्कुल। तो इसलिए एक्सपेंशन तो मैं मानता हूँ, एक्सपेंशन इसलिए मानता हूँ कि जो 2 BHK और 3 BHK में अपग्रेड हो रहे हैं, जो 3 BHK में है वो तो और बेहतर में जाना चाह रहे हैं, या फिर 3 BHK से 4 BHK में अपग्रेड कर रहे हैं। तो लोग बेहतरी की तलाश में तो इस समय चल रहा है। पोटेंशियल के तौर पर अगर मैं नोएडा की बात करूँ पर्टिकुलर इस लोकेशन की, तो एक बेहतरीन लोकेशन बन रही है। और मुझे लगता है कि यूपी की खास तौर पे बात करूं, और जब मैं यूपी की बात करता हूं तो फिर अब इसमें आप थोड़ा सा बिहार भी मान लीजिए, बलिया के आसपास वाला रीजन, थोड़ा सा आप उत्तराखंड भी मान लीजिए, कुछ पर्टिकुलर जो है आप एरिया जो है एमपी का बुंदेलखंड का भी मान लीजिए। ये पर्टिकुलर लोग जो हैं नोएडा की तरफ आ रहे हैं, नोएडा या नोएडा के ग्रेटर नोएडा या इस पर्टिकुलर रीजन में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक जो कारण है वो एजुकेशन है। एजुकेशन जो यहाँ पे मिल पा रही है, या तो वो दिल्ली के बराबर है, या हो सकता है कि उससे और भी अपग्रेडेशन की तरफ लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। इवन मैं अभी कोई एक पॉडकास्ट देख रहा था एजुकेशन से रिलेटेड, तो इंडिया में बहुत सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया हम जाते थे ना बाहर पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं फलानी यूनिवर्सिटी में, लंदन जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी जब बहुत जल्दी हमें इंडिया में देखने को मिलेगी। और जहाँ तक है वो नोएडा है, यूनाइटेड के बहुत सारी नोएडा आएंगी, चंडीगढ़ आएंगी, बेंगलोर आएंगी, इन जगहों पे ही आएंगी। बिल्कुल। और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी, सपोज जब आप नोएडा में या यमुना एक्सप्रेस में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी कंपनी लेके आते हैं तो आपको मैन पावर मिल जाती है, इंफ्रा मिल जाता है पूरा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप गोरखपुर पे ले आए, है ना, तो गोरखपुर वाले ही जो यहाँ काम कर रहे हैं वो नहीं जाना पसंद करेंगे, मैक्सिमम जाना पसंद करेंगे। उसमें एक्चुअली ना किसी और दिन हम इस टॉपिक पे बात करेंगे।
ये इस ग्रोथ में ना कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं जी तो सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि गोरखपुर का डेवलपमेंट नोएडा जैसा क्यों नहीं हो सकता, जी कानपुर का डेवलपमेंट इसको हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट तो ये रखेंगे। हम रियल स्टेट को ना हाँ। रियल स्टेट को सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस पे लेके आएंगे कि रियल स्टेट में ये कितना जो है मुद्दा आपको रियल स्टेट को बढ़ाता है या उस पर्टिकुलर लोकेशन को रोकता है। डन है, इसको यहाँ करते हैं क्योंकि लंबा हो गया काफी ज्यादा, मेरे ख्याल बहुत लोगों को मजा आ रहा होगा। बट इसको संभव करने से पहले साथ में एक बात करते हैं हम कि मेजरली लोग हमें देखते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड को। तो आज के टाइम पे जनरली आप जेपी ही रिकमेंड करोगे तो मैं पहले ही बोलता हूँ जेपी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए 2 कारण है जेपी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप यूपी में या हम जिस जगह बैठे हुए उस जगह मुझे एक ऐसी लोकेशन बताएं जहाँ पे 2 एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी इतनी हो और जो प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है वो तो इनफैक्ट जो नोएडा गंडोडा एक्सप्रेसवे है और जो प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है उसके बीच की दूरी तो कहीं कहीं पे 1.5 किलोमीटर भी नहीं है। बिल्कुल, मैं अगर डिस्टेंस की बात करूँ, चौड़ाई की बात करूँ, बीच में गैप की बात करूँ, इस पर्टिकुलर गैप में ही जेपी है। बिल्कुल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जो 16,000, 17,000, 18,000 रुपए का रेट लेना नहीं चाहते हैं या हो सकता है अफोर्ड ना कर पाए, उनके लिए ऑप्शंस क्या है। अगर आप 18,000 की प्रॉपर्टी 2,000 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट लेते हैं जो अमूमन 3 BHK आता है, 3.6 CR का बनता है, उसके बाद में आप GST देते हैं, अदर चार्जेस देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी देंगे, 4 CR से आपको कम पे नहीं मिलेगा। 4 CR की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के बाद। इन्फ्लेशन अगर इसमें आप काउंट कर लें या जो आपका इंटरेस्ट लॉस हो रहा है वो आप काउंट कर लें तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी पड़ेगी जाके 4.7, 4.8 या 5 CR की पड़ेगी। आप ग्रेजुअली पेमेंट देते हैं, एक साथ नहीं पेमेंट देते हैं। 5 CR के आसपास की प्रॉपर्टी कॉस्ट कर रही है। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 साल, 4.5 साल के बाद लेंगे, हो सकता है प्रॉपर्टी 5 साल के बाद 7.5 की हो जाए, 6 की हो जाए, 6.5 की हो जाए या 5 की है, वो तो डिपेंड करेगा। वहीं जेपी में अगर बात करते हैं सारी इंफ्रा सब कुछ मिलने के बाद 2 BHK कितने का मिल जाता है रेडी टू मूव इन? देखिए रेडी टू मूव इन तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 80 लाख रुपीस से स्टार्ट होके फिर 2 BHK जो है 2.5 CR तक भी है, 2.5 और 3 CR तक बहुत लोग हैं जो बेसिकली 2 BHK अंडर 1 CR देखते हैं। मुझे लगता है इससे अच्छा ऑप्शन हो नहीं सकता, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, इससे अच्छी लोकेशन नहीं हो सकती है। और आपको कोई भी ऐसी लोकेशन मुझे लगता है शायद आपको पूरी लोकेशन नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगी जहाँ पे 100 किलोमीटर के रेडियस में वर्ल्ड क्लास 12 to 13 स्कूल रनिंग हो। बिल्कुल। और आपको ये जान के थोड़ा सा शायद शॉकिंग लगे या सरप्राइज हो कि दिल्ली से भी लोग पढ़ने आते हैं जहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल आते हैं। तो अब मेरे हमारे ऑडियंस को भी पता है जी, दिल्ली के आज के टाइम पे भी अगर बात करते हैं दिल्ली के पॉस स्कूल जैसा बोलते हैं, बहुत बढ़िया स्कूल जी, वहाँ के लोग बच्चे भी नोएडा में चाहते हैं बट समहाउ नहीं आ पा रहे हैं दूरी के कारण या एडमिशन नहीं मिल रहा है। ऐसा भी हो रहा है दूर होने के कारण से या किसी और चीज़ के कारण से लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। स्कूल छुट्टियों के टाइम पे जाके देखें यहाँ जो PTM होते हैं उन जगह जाके तो नोएडा एक्सेस पूरा जाम हो जाता है, कहते हैं की पोजीशन होती है। तो बिल्कुल ऐसी लोकेशन ऐसी चीज़ों पर आपको चीज़ें नहीं करनी है। अंडर 1 CR अगर आप कुछ देख रहे हैं बेस्ट लोकेशन पे अच्छी प्रॉपर्टी में से तो जेपी को कंसिडर कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पे नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमें भैया डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे आपको, ताकि आप कोई भी इंक्वायरी आपको हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कैसे ले सकते हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्या टॉपिक बताया है उसके ऊपर। तो आप जरूर बताइएगा कि क्या वो टॉपिक आप क्या सोचते हो उस टॉपिक के बारे में, ये कमेंट बॉक्स में आप पहले बताओ, हम तो आ ही रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नितेश भाई सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस। बिल्कुल उसी के बारे में बोल रहा हूँ कि वो लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लोग पहले रियल एस्टेट को कैसे आगे ले जाता है या उस पर्टिकुलर एरिया को कैसे डेवलपमेंट में सहयोग देता है या नहीं देता है, हम इस पे बात करेंगे। चलो मिलते हैं, थैंक यू।